जरा सोचिए, एक इतना बड़ा खाली सा समुद्र तट जो इकोनॉमी के सारे नियमों को झुटलाता हो। एक ऐसा देश जिसके पास दुनिया के सबसे जरूरी ट्रेड रूट पर 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा कोस्ट लाइन है, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से खाली है, अंधेरे में डूबा हुआ। अब जरा अंतरिक्ष से ली गई इस तस्वीर को देखिए। मिडल ईस्ट की पूरी कोस्टलाइन एक चमकते हुए हार की तरह दिख रही है ना? लेकिन एक जगह है जहां बिल्कुल अंधेरा है, और वो है ईरान। अब हैरानी की बात यह है कि ये दुनिया के सबसे ज़रूरी ट्रेडिंग रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का घर है, फिर भी यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? ईरान के पड़ोसियों पर एक नज़र डालते हैं। दुबई, दोहा, अबू धाबी, इन सब ने अपने रेगिस्तानों को कमाल के इकोनॉमिक हब्स में बदल दिया है। सोचिए, खाड़ी वही है, भूगोल भी लगभग वही है, लेकिन नतीजा एकदम अलग। तो सवाल ये है कि ईरान जानबूझकर अपने इतने बड़े एसेट को अनदेखा क्यों कर रहा है? चलिए, अब इस गुत्थी को सुलझाते हैं। इस रहस्य को समझने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा और एक पैटर्न को देखना होगा जो बहुत पहले सेट हो गया था। हजारों सालों से ईरान पर जितने भी बड़े हमले हुए हैं, वो सब समुद्र से ही हुए हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट से लेकर पुर्तगालियों और अंग्रेजों तक। इतिहास ने ईरान को एक बहुत ज़रूरी सबक सिखाया कि कोस्ट लाइन कोई एसेट नहीं बल्कि एक कमज़ोरी है, और जो तट पर रहता है वो सबसे पहले ख़त्म होता है। और इसी सोच ने ईरान की पूरी ज्योग्राफी को शेप दिया। ईरान के पास आप कह सकते हैं एक नेचुरल किला है। पश्चिम में जाग्रुस पहाड़, उत्तर में उल्बुर्ज पहाड़ और बीच में दश्त कबीर और दश्त लुट जैसे विशाल रेगिस्तान। इन रुकावटों की वजह से हमलावरों के लिए देश के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था, और यही कारण है कि सत्ता का केंद्र हमेशा तट से दूर ही रहा। लेकिन एक सवाल है, वो इतने अंदरूनी इलाकों में जिंदा कैसे रहे? इसका जवाब है एक कमाल की प्राचीन टेक्नोलॉजी में, कनात। ये मीलों लंबी अंडरग्राउंड सुरंगें थीं जो पहाड़ों से पानी सीधे शहरों तक पहुंचाती थीं। ये सिस्टम न सिर्फ पानी को भाप बनने से बचाता था, बल्कि उसे दुश्मनों से भी छिपा कर रखता था, और इसी वजह से ईरानी सभ्यता तट से दूर अंदरूनी इलाकों में फल फूल सकी। तो चलिए, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि कैसे हजारों साल पुराना ये डिफेंस का पैटर्न आज कंट्रोल की मॉडर्न पॉलिसी में बदल गया है। आज अगर कोई ईरान के समुद्री तटों पर जाए तो वहां एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। कोई हलचल नहीं है, बस मिलिट्री चेकपोस्ट हैं, रिस्ट्रिक्टेड एरियाज हैं और लगातार गश्त चलती रहती है। मतलब साफ है, ये तट विकास के लिए नहीं बल्कि कंट्रोल के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे बड़े लेवल का कोई भी कंस्ट्रक्शन करना नामुमकिन हो जाता है। और यहीं से इकोनॉमी की तस्वीर भी साफ हो जाती है। ईरान की इकोनॉमी पर सरकार का बहुत ज्यादा कंट्रोल है। ये 1979 की क्रांति की देन है, जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर दिया गया था। आज प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा सिर्फ 10% है, जबकि पड़ोसी देशों में ये आंकड़ा 75% तक है। ये अंतर बहुत बहुत बड़ा है। देखिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के बिना दुबई जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स तो हो ही नहीं सकते। लेकिन ईरान में आज तक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी के लिए कोई मजबूत कानूनी ढांचा ही नहीं है, और इसके बिना कोई भी इन्वेस्टर वैसा पैसा लगाने से हिचकिचाएगा जिसकी जरूरत बड़े कोस्टल डेवलपमेंट के लिए होती है। और तो और इसके ऊपर से अमेरिकी प्रतिबंधों का डर भी है। अमेरिका ने सेकेंडरी सैंक्शंस लगा रखे हैं, मतलब अगर कोई और देश या कंपनी ईरान के साथ बिजनेस करती है तो उसे भी सजा मिल सकती है। और इसी डर से फ्रांस की ऑयल कंपनी टोटल एनर्जीज ने $5 अरब का एक बड़ा प्रोजेक्ट छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि अमेरिकी फाइनेंशियल सिस्टम से कट जाने का खतरा वो नहीं उठा सकते थे। तो इसका जमीनी स्तर पर क्या असर हुआ, चलिए देखते हैं। दुबई का पोर्ट एक दिन में करीब 80 जहाज़ों को हैंडल करता है, वहीं ईरान के सारे पोर्ट्स मिलकर सिर्फ 3 जहाज़ों को। ये दिखाता है कि ईरान के आइसोलेशन और सिक्योरिटी फर्स्ट पॉलिसी का इकोनॉमी पर कितना बुरा असर पड़ा है। और अब कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है, एक बहुत बड़ी विडंबना। वही ज्योग्राफी और पानी के सिस्टम जिन्होंने सदियों तक ईरान को बचाया, अब वही फेल हो रहे हैं। ये आमिर कबीर डैम है, जो कभी तेहरान के लाखों लोगों के लिए लाइफलाइन हुआ करता था। बस 1 साल पहले ये पानी से लबालब भरा था। ये उस समय की निशानी था जब देश के अंदर पानी का सिस्टम ठीक-ठाक चल रहा था। और ये आज की तस्वीर है, बिल्कुल खाली। लेकिन ये सिर्फ एक डैम की कहानी नहीं है, ऐसा पूरे देश में हो रहा है।
भयंकर सूखे और मिसमैनेजमेंट की वजह से ईरान एक बहुत बड़े पानी के संकट से जूझ रहा है। इस संकट का लोगों पर जो असर हो रहा है वो चौंकाने वाला है। एक अनुमान के मुताबिक सूखे की वजह से ईरान में हर साल करीब 10 लाख लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हैं। सोचिए, जो अंदरूनी इलाका ऐतिहासिक रूप से हमेशा महफूज रहा, अब वो अपने ही लोगों का पेट नहीं भर पा रहा है। तो सवाल उठता है कि लोग तट की ओर क्यों नहीं जाते? क्योंकि तट भी कोई जवाब नहीं है। वहां की ज्यादातर नदियां सूखी हैं, बारिश 90% तक कम हो गई है, और तो और पूरा इलाका एक बड़ी भूकंपीय फॉल्ट लाइन पर है। मतलब कहीं कोई सुरक्षित रास्ता बचा ही नहीं है। और ये सब हमें इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर ले आता है। ये जो समस्या है, ये सिर्फ ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स या क्लाइमेट की नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। यहाँ सबसे बड़ी बात समझने वाली ये है, आज की दुनिया में पैसा, टैलेंट और डेवलपमेंट ये सब ज्योग्राफी देखकर नहीं आते। ये वहाँ जाते हैं जहाँ सिस्टम पे भरोसा होता है, जहाँ स्थिरता, निष्पक्षता और खुलेपन का माहौल होता है। और यही वो फर्क है जो सब कुछ समझा देता है। जहां खाड़ी के दूसरे देशों ने खुलेपन का रास्ता चुना और पैसे को अपनी तरफ खींचा, वहीं ईरान ने कंट्रोल का रास्ता चुना। एक ने ग्लोबल हब बनाए तो दूसरे ने खाली तट, और नतीजा हम सबके सामने है। आखिर में बात यह है कि ईरान ने अपना तट नहीं खोया, उसने भरोसा खोया है। और जब भरोसा ही खत्म हो जाए तो एक तट सिर्फ पानी का एक अकेला किनारा बनकर रह जाता है, तरक्की का दरवाजा नहीं।